हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज मैं इंटरव्यू लेके आया हूँ आपके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल कनिनिका ठाकुर। जी हाँ, लेफ्टिनेंट कर्नल कनिनिका ठाकुर वाज रिटायर्ड। शी वाज सेकेंड लेडी ऑफिसर टू बी अ जीटीओ इन द इंडियन आर्मी। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पहले उनकी जबलपुर की अपब्रिंगिंग। शी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। की फैमिली में प्रोफेसर्स रहे हैं, एजुकेशन की तरफ उनका रुझान रहा है, फौज में कोई नहीं था। हाउ शी her journey from NCC in college to cracking SSB in the first chance and becoming an officer in the Indian Army. उसके बाद कैसे उनको जीटीओ कोर्स के लिए इनवाइट किया गया, कैसे उन्होंने एक महीना जो DIPR में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च तिमारपुर दिल्ली में है, वहाँ कितना टफ कोर्स है ये, वहाँ पर उन्होंने कोर्स किया। और एक महीना ये थ्योरी पार्ट पास करने के बाद आपको जाना पड़ता है प्रैक्टिकल लेग के लिए, जो कि 2 महीने का है। और 2 महीने से एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जो प्रैक्टिकल लेग है, जिसमें कि इन्होंने भोपाल में जाके 10 कोर्सेज को एज ए ट्रेनी जीटीओ एवेलुएट किया, 10 कोर्सेज को। उसके बाद 1-on-1 ये इकलौता ऐसा कोर्स है दुनिया में जहां एक ट्रेनी है और एक आपको जो एसेस करा जो सीनियर जीटीओ है। तो बहुत कम 50% से कम ऑफिसर्स ये कोर्स क्वालिफाई करते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। इतना प्रेशर होता है इनके ऊपर काम करने का, और जब कोर्स चलता है कोई सैटरडे संडे मंडे कुछ नहीं होता है। सो हर जर्नी, एंड देन ऑफ कोर्स फिर ये एनसीसी में शी वाज पोस्टेड, एंड देन हर जर्नी एज ए जीटीओ, एंड नाउ लास्ट 2 years शी इज एन इंटीग्रल पार्ट। वो BOAC कोर्स का एक अहम हिस्सा है। इनफैक्ट हमारी जो 60+ रिकमेंडेशंस हैं उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल कनिनिका ठाकुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शी टेक्स अमेजिंग जीटीओ सीरीज, और उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मैक्सिमम बच्चे जो एसएसबी से वापस आके हैं वो कहते हैं कि जो मैडम ने हमें पढ़ाया है क्लास के अंदर, वो हमें एक्चुअल फिजिकली ग्राउंड पर जाकर भी कई बार नहीं पता चलता। आज मैंने उनसे डिस्कस किया है कि ACC, NDA और बाकी एंट्रीज में क्या फर्क होता है, हाउ डू द एसेसर्स असेस देम, और जो बच्चे एक्चुअली में इच्छुक हैं ऑफिसर्स बनने के लिए उनको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड दे बी डूइंग, हाउ दे कैन चेंज देयर लाइफ, हाउ दे हैव टू चेंज देयर थिंकिंग। तो आपको गाइडेंस चाहिए, आपको मेंटरिंग चाहिए, आपको सही कोच चाहिए जो कि असेसर्स रह चुके हों। सो BOAC टीम में वी हैव IO, वी हैव साइकोलॉजिस्ट, वी हैव GTO। सो ग्रेट टीम, great results, and just hear the inspiring story of Lieutenant Kaninika Thakur, how she qualified in the GTO course and then became a successful GTO in the very SSB where she got recommended. So watch this video and a great learning for you. Thank you. Jai Hind. Hi, Kaninika. What a pleasure to be with you on the same platform. It's been wonderful last 2 years that we have worked together on BOAC. तो काफी जबरदस्त जर्नी रही है कनिनिका आपके साथ। आई एंजॉय योर पैशन, योर एनर्जी एंड द वे यू यूज टेक्नोलॉजी इन द कोर्स एंड ऑल। लेकिन मैं आज आपसे ना खास तौर पे इसलिए आपको इंटरव्यू पे लेके आया हूँ। मैं आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूँ। एक तो आप अपनी जर्नी मुझे बताना, जबलपुर स्मॉल टाउन, वहां से हाउ डिड यू जॉइन द आर्मी, क्या मोटिवेशन था, आप तो बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से हो। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप हाउ डिड यू बिकम एन एसेसर और आपका एक्सपीरियंस एसएसबी का। सो पहले शुरू करेंगे आपकी जर्नी। जस्ट हमें बताओ, बच्चों को बताओ कि कनिनिका ठाकुर कौन है, कैसे वो आर्मी में ऑफिसर बने, एंड व्हाट फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है। Right, sir. Thank you very much, sir. Firstly, good afternoon to you and good afternoon to all the audience who's going to watch this. And thank you very much for having me here and allowing me to share how my journey has been and what were the important moments in my life which have shaped me into who I am. तो मैं स्टार्ट करूंगी सर अपनी जर्नी उस समय से जब मैं कॉलेज में स्टूडेंट थी। आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, लाइक यू राइटली सेड सर, आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉलेज जबलपुर इन मध्य प्रदेश. And Jabalpur incidentally has a lot of army units, lot of training centers are there in Jabalpur. So for us, the olive green is a very familiar sight. However, मैं खुद बहुत ही सिविलियन बैकग्राउंड से हूँ और मेरी पूरी फैमिली में मतलब इन सेवरल जनरेशंस so far nobody has ever been in the army.
So I am the first person ever from my entire family who chose to join the defense, and जिसको हमेशा यकीन था कि वो आर्मी में ही जाना चाहती है, और आई मेड दैट ड्रीम कम ट्रू. सो पर्सनली मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है ये, फ्रॉम अ कंप्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड टू बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर. So it all started way back in the year 1997 when I was a first year student in my college. और हमारे कॉलेज में एनसीसी भी थी, और मैं स्कूल टाइम से ही एनसीसी ज्वाइन करने की बहुत इच्छुक थी, बट चूंकि हमारे स्कूल में एनसीसी नहीं थी तो वहां मैं ज्वाइन नहीं कर पाई जूनियर विंग में. तो कॉलेज में आते ही मुझे लगा, जब ये मौका मिला है मुझे, तो मुझे इस पे कैपिटलाइज करना चाहिए और मुझे एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए. और एनसीसी में मुझे इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर में, तो सेकेंड ईयर में मैंने सोचा क्यों ना रिपब्लिक डे कैंप किया जाए, और जो कि सबसे प्रेस्टिजियस कैंप होता है एनसीसी में. सो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फॉर द रिपब्लिक डे कैंप, एंड उन दिनों में सिर्फ हमारे लंबे लंबे कैंप्स होते थे, एंड इनफैक्ट रिपब्लिक डे इज वन ऑफ द टफेस्ट. सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिशियंस. मेरे मदर एंड फादर दोनों ही प्रोफेसर्स थे, टीचिंग लाइन में थे इन वेरियस यूनिवर्सिटीज. सो उन्हें हमेशा चिंता रहती थी कि एनसीसी में इतना टाइम देगी तो एग्जाम में नहीं पास होगी. So obviously their genuine concern was there, but at the same time I thought I will balance it out. मैं एनसीसी भी करूंगी, अच्छे से करूंगी, और मैं अपना पढ़ाई भी अच्छे से करूंगी. So sir, in the year 1998, I started preparing for Republic Day camp, and finally, to my good fortune, I was also selected as the best cadet of Madhya Pradesh Directorate. So Right. उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही डायरेक्टरेट हुआ करता था सर. So I was chosen as the best cadet to represent my directorate, and I was among the 17 best cadets. पूरे इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स होते थे सर, only 17 best cadets used to reach Republic Day camp. And a lot of thanks to my superiors, particularly the CEO of our girls battalion, Colonel Sharma, who coached me to becoming who I was. उन्होंने हमें फायरिंग सिखाई सर, and thanks to his coaching, I even got a gold medal in the best cadet competition in Delhi. और Firing. हाँ जी Okay. सर. So I was a gold medalist. I stood first in the national level competition among best cadets in Delhi. उसके बाद सर राजपथ पे मार्च करने का मौका मिला. पूरे कंट्री से केवल 144 गर्ल्स का स्क्वाड बनता है जो राजपथ पे मार्च करता है. अभी भी हम देखते हैं एनसीसी की परेड होती है 26 जनवरी को. सो आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड. सो आई हैव मार्च्ड ऑन द राजपथ. और बेस्ट कैडेट्स को एक ऑप्शन और होता है, वो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भी बाहर जा सकते हैं. तो मैंने वो एग्जाम भी दिया था, और उसके बाद यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में मुझे अपनी कंट्री का एम्बेसडर बना के दूसरी कंट्री भेजा गया, जहाँ 10 दिन रहे थे. और कहाँ वी कहाँ हैड गए दिस आप? कल्चरल. Which country did you go? आई वी वेंट टू नेपाल सर. वी वर Sure, एम्बेसडर्स ऑफ आवर going out कंट्री. anywhere is a good experience. Yes, sir. Yes, sir. So, उस टाइम पे जो एक्सपोजर मिला सर, I got to meet the chief of army staff, the chief of naval staff, chief of air staff. They all used to visit our camp, the RDC camp, the while marching on Rajpath. और जो ये लंबा एक्सपोजर मिला सर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में जब नेपाल गए तो नेपाल के किंग, उनकी आर्मी के चीफ्स, उनके साथ मिलना. So all this exposure really shaped my future aspirations. और मुझे तब समझ में आ गया कि मुझे ये ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म ही पहननी है, and this is the life that I want for myself. So honestly, sir, the youngest sibling from a completely civilian background in Jabalpur, my parents were pretty surprised, but they have been amazingly supportive in my journey this far. Sir, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया. तो मैंने अपनी एसएसबी की के लिए फॉर्म भरा सर, एंड लकीली इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली आई गॉट. Which year was this? This was, I appeared in SSB in the year 2000, sir. It was the month of November. And let me tell all the candidates listening out there that I have been selected by the rejection board of the Indian of the Indian selection system. So Allahabad को rejection board भी कहा जाता है candidates के बीच में सर, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कैंडिडेट्स को सुन के कि मेरा सिलेक्शन रिजेक्शन बोर्ड से ही हुआ था. सो आई गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 18 एसएसबी इलाहाबाद. And after that, there was no looking back. So then in the year 2001, I joined the academy, did my training, and then on the journey started. And How was it Indian जब आप Army ओटीए पहुंचे? gave me- एनसीसी अपनी जगह है, बट ओटीए का एक्सपीरियंस एज अ गर्ल, एज अ लेडी कैडेट वहां पे, वो एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब सर ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ा कल्चरल शॉक में लगा था, जस्ट जबकि हम एनसीसी कैडेट्स थे. द ओनली गुड पार्ट वाज आई वाज वेरी गुड इन ड्रिल. मेरी ड्रिल और मेरी फायरिंग दोनों ही अच्छी थी. आई वाज अ मार्क्समैन राइट फ्रॉम माय एनसीसी डेज. तो दो चीजें मेरे लिए आसान थी, ड्रिल और फायरिंग.
और उसके अलावा सर जो रिगर होता है एकेडमी का, जो फिजिकल हमें एंड्योरेंस करना पड़ता है, वो जरूर शौक था। बिकॉज मैं बिल्कुल भी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं थी जहाँ पे मैंने फिजिकल एंड्योरेंस बहुत किया हो, माइनस एनसीसी जहाँ परेड काफी करते थे, ड्रिल बहुत करते थे। सो ड्रिल वॉज अ केक वॉक फॉर मी, एंड मैं अपने ड्रिल स्क्वायर टेस्ट में सबसे पहले पास हुई थी इन माय फर्स्ट नेचुरली टेस्ट योर ड्रिल वाज अटेम्प्ट, सो आई गुड, पास। और वो बहुत बड़ी बात होती है। यस यस जो यस, फर्स्ट ऑफ चांस में ड्रिल टेस्ट पास कर ले, वो बहुत बड़ी बात होती correct, sir. So all thanks to my training in NCC under our girls battalion CEO, sir, Karan Sharma. I remember him very fondly often. है। So drill मेरे लिए आसान था, even firing मेरे लिए आसान थी. I was selected as for the Army Marksmanship unit also from the academy itself. अच्छा, एक्सेलेंट। तो ये दो चीजें मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, बट अदर देन दैट काफी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन मैं कहूंगी सर मेरी ट्रेनिंग का टाइम बहुत अच्छा निकला, मेरी मेहनत का मैंने बहुत फल पाया। और आई वाज एन अपॉइंटमेंट थ्रू आउट इन द एकेडमी। फाइनली मैं जूनियर अंडर ऑफिसर बन के पास आउट हुई, और अमंग द स्क्वाड दैट पास्ड आउट इन द फाइनल पासिंग आउट परेड, आई वाज इन द सेकंड रोल, द 2JU या was and एक्सेलेंट। preceded by the senior under officer only. And overall in my training, sir, I passed out second in the order of merit among the cadets, and also I have two medals. So first in service subjects, and first commissioned in ASC, the Army Service Corps, which is my core. So training was really very good for me. I very fondly remember that सॉरी। time. जबकि चेन्नई में एकेडमी है सर, ऑफिसर ट्रेनिंग मौसम, एकेडमी, हाँ, बहुत बहुत वेदर वेदर खराब होता खराब है, होता है पसीना ट्रेनिंग के पसीना हिसाब पूरे से। दिन। Yes, sir. So, but then I really remember those days very fondly. Both my NCC time and the training time. NCC को लोग अक्सर समझते हैं बहुत waste of हाँ, time है. But to be honest with you, sir, NCC is what gave me my career. NCC is what gave me अगर an आप एनसीसी में opportunity नहीं to become जाते an armed तो officer. जबलपुर से कनिष्का ठाकुर तो फौज में नहीं आती, ये तो क्लियर Correct, correct, sir. है That ना। तो exposure actually was इन very योर केस इट वाज ब्लेसिंग, इट happy चेंज योर लाइफ, एनसीसी। with. So I was fortunate, sir. I got the best out of NCC, sir. मतलब youth exchange program. I even have a Duke of Edinburgh award, sir. कि award होता वेरी है, एडिनब्रा एक स्कॉटलैंड में जगह है, और उसके ड्यूक के नाम से एक अवार्ड होता है एनसीसी में, वो भी मुझे मिला हुआ है। आई एम सिल्वर मेडलिस्ट ऑफ एडिनब्रा अवार्ड एज वेल, सर। So a lot of thanks to the NCC as an organization, sir, for giving तो me the शुरू से यू हैव platform. बीन एट द फोर फ्रंट, एनसीसी में, पढ़ाई में, फर्स्ट चांस में एसएसबी क्लियर, ओटीए यू पास्ड आउट विद 2 अवार्ड्स, जेईओ, और अब आप आगे फौज में। अब मुझे, मैं आपको जानना चाहता हूँ, यू ज्वाइन द एएससी, वहां पे भी आई वांट टू नो मोर अबाउट माइंडसेट ऑफ एन एसेसर। तो आपको ये कब आइडिया आया कि यार चलो हम एसेसर बनते हैं? ये प्रोसेस थोड़ा समझाओ, क्योंकि बहुत से लोग एकेडमी वगैरह चला रहे हैं, बहुत कम उनमें जेन्युइन असेसर्स हैं, और Yes. समझते भी नहीं है लोग कि असेसर के माइंड में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, और किस तरीके से असेसर्स का सिलेक्शन होता है। Correct, sir. So, मेरे लाइफ में सर टर्निंग पॉइंट आया in the middle of my career. So, I served 20 years in the Indian Army. First 10 years was purely logistics, job, convoys, duties, etc., other combat related duties. And in the year 2012, I was given a nomination to go for a course to become GTO. So I was suddenly surprised कि ओके। all of a sudden ये course क्यों आया मेरे लिए? I have not even opted for it, and from my understanding, I had finished all the mandatory courses till then. So I started, उस टाइम मुझे भी नहीं पता था सर कि ये GTO कोर्स क्या होता है और इसके लिए मेरा नॉमिनेशन क्यों आया है। तो मैंने पूछना शुरू किया कि ये कोर्स क्या होता है, कैसे होता है। तो पता लगा सर ये कोर्स 2 फेजेस में होता है। फर्स्ट फेज DIPR में होता है, विच इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, दिल्ली में, दिमापुर में इंस्टीट्यूट है ये। वहाँ 1 महीने का थियोरी कोर्स होता है। पहले वहां पे हमें थियोरिटिकल पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद हमें 2 महीने के लिए किसी एसएसबी में भेजा जाता है टू बिकम एन असेसर अंडर अनदर असेसर। सो पहले तो रिटन पार्ट क्लियर करना पड़ता है दिल्ली में, उसके बाद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखने के लिए ये 1-on-1 ट्रेनिंग होती है सर, अंडर अनदर असेसर, अनदर जीटीओ इन माय केस। और साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के लिए भी सिमिलर ही पैटर्न है, उनका भी 1-on-1 ट्रेनिंग होता है इन द प्रैक्टिकल फेज। सो आई गॉट इंट्रीग्ड। सो किसी ने मुझे बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है, और इसमें पास परसेंटेज बहुत कम होता है, लोग पास नहीं होते ऑफिसर्स। तो जब मैंने ये सुना सर कि इसमें ऑफिसर्स पास नहीं होती, तो मैंने सोचा फिर तो इसमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं गई नहीं इस कोर्स पे तो ये कैसे पता चलेगा कि मैं पास होती कि नहीं। तो मन में ये इच्छा थी सर, आई वांटेड टू टेक दिस ऑन एज अ चैलेंज एंड सी वेदर आई क्लियर इट और नॉट।
तो ये चैलेंज एक्सेप्ट करके सर मैं दिल्ली पहुंची, और तिमारपुर में ये हमारा कोर्स चालू हुआ DIPR में। 1 मंथ आई हैड टू स्टडी देयर सर। सो मिड टर्म में हमारा एक एग्जाम होता है सर। सो जब मिड टर्म का एग्जाम हुआ, हमने सोचा आराम से हो जाएगा ये कोर्स। सो मिड टर्म का जब एग्जाम हुआ और जब उसके नंबर्स आए, तो हम सारे शॉक में चले गए जितने ऑफिसर उस कोर्स पे थे। एंड सर ये ट्राई सर्विसेज कोर्स होता है, इसमें आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के ऑफिसर्स आते हैं। तो हमारी हम्म, परफॉर्मेंस बहुत खराब थी मिड टर्म कोर्स में भी। तभी समझ में आया सर कि इसमें बहुत हम्म, मेहनत करने की जरूरत है, मतलब आसानी से पास होने वाला कोर्स नहीं। तो उसके बाद सर हम मैंने अपना डेली रूटीन चेंज किया। मॉर्निंग 9 to 5 हमारी क्लास होती थी। 5 बजे हम जैसे ही वापस आते थे इंस्टीट्यूट से, मैं तुरंत पढ़ने बैठ जाती थी सर, और रात के 2 बजे तक पढ़ती थी हर रोज। very good। सो 5 बजे से 2 बजे तक। हाँ, हाँ। तो सर उसके उसके बाद जितने भी दिन थे इस कोर्स के, वो मेरे इसी रूटीन के साथ बीते। रोज रात के 2 बजे तक पढ़ना, सवेरे 9 बजे फिर क्लास में चले जाना। तो वो जो बीच के कुछ घंटे थे, हम्म। वही उसमें थोड़ी नींद मिल जाती थी, फिर सुबह उठ के तैयार होके जाना रहता था सर। सो लकीली दैट हेल्प। और उसके बाद जब हमारा रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो ये रिक्रूटिंग डायरेक्टर दिल्ली में रिजल्ट अनाउंस होता है, तो उसमें ही सर सिलेक्शन बहुत कम होता है ऑफिसर्स। एटलीस्ट 50% ऑफिसर्स तो इसी स्टेज में जो काम जो नहीं लोग, करते। पहले मैं बता दूं, जो गए 1 महीने के थ्योरी लेग के लिए DIPR में, तो 50% को तो यस थ्योरी सर, में ही फेल करके वापस भेज दिया। तो उसमें साइकोलॉजिस्ट भी एब्सोल्युटली है, सर, IO भी मतलब है और GTO भी है। 50%। यस सर, ये पर्टिकुलरली जीटीओ कोर्स था जिसमें हाँ। मैं गई थी, इट वाज प्योरली फॉर जीटीओस। बट इसमें भी सर 50% वहीं आगे नहीं बढ़ पाते सर ओके। ऑफिसर्स। तो ये इस तरह से जब मैं पहुंची DIPR में, और जब हम डायरेक्टर रिक्रूटिंग के पास पहुंचे, जब हमारे ओपनिंग एड्रेस वगैरह हुआ, तो हमें तब तक ये नहीं पता था कि किस क्राइटेरिया पे हमें बुलाया गया है। मतलब इतनी बड़ी इंडियन आर्मी है, हाँ। उसमें से मेरा नाम कैसे आया है इस कोर्स के लिए। तो हम लोगों ने वहां पूछा सारे ऑफिसर्स ने, तो पता चला ये वो ऑफिसर्स होते हैं जिनका खुद का परफॉर्मेंस SSB में बहुत अच्छा होता है। ओके, तो SSB का आपका रिकॉर्ड देख के बुलाते हैं। एब्सोल्युटली सर। सो ओवर अ पीरियड ऑफ माय सर्विस टिल देन, जो कि 10-11 साल की मेरी तब तक सर्विस थी, 2001 टू हम्म। 2012। तो 2000 नवंबर में जो मैंने SSB दी थी, उसमें जो मेरे मार्क्स आए होंगे फाइनल, जो मुझे तीनों असेसर्स ने रिकमेंड किया था, हम्म। उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरा कॉल आया था इस कोर्स के लिए। और उसके साथ देखते हैं कि अगले 10 साल की जो जर्नी मैंने आर्मी में करी, उसके अंदर इंटेग्रिटी रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। या मतलब वन हैज टू बी रियली क्लियर फॉर दिस या कोर्स। अगर आपके एब्सोल्युटली हम। कहीं कोई शक शुबा आ जाए, तो आपको इस कोर्स के लिए नहीं बुलाया हम्म। जाएगा। हम्म। तो वहां जाके पता लगा, तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि हमने SSB में अच्छा किया होगा, बिकॉज SSB के बाद तो सर मार्क्स बताते नहीं है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमारी परफॉर्मेंस इस समय पे अच्छी रही। हम्म। और आई पास दिस फर्स्ट लेक्चर, हम्म। प्रैक्टिकल थियोरी हम्म। लेक्चर। अब इसके बाद हमें 2 महीने के लिए किसी SSB में भेजा जाना था, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली हम्म। सीखते। तो मुझे भेजा गया भोपाल। और भोपाल में ये जो कोर्स होता है, उसमें एक GTO हमारे ऊपर इंचार्ज होते हैं, जो हमको सिखाते तो हैं। एक तो स्टूडेंट 5 GTO है, एक प्रॉपर GTO, 1-on-1। एक यस सर, एक ट्रेनी होता है ट्रेनी, और हाँ, एक सॉरी, इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट गलत वर्ड है। एक ट्रेनी GTO है, और हाँ एक जी सर। ऑलरेडी जो GTO वहां पे है। ओके। यस, तो मैं ट्रेनी जीटीओ थी, और मेरे ऊपर एक असेसर, इफेक्टिव असेसर या इंस्ट्रक्टर जीटीओ कह लीजिए, वो थे। तो हमारा हम्म। SSB में रूटीन ऐसा चलता है सर, 5 डेज का बैच होता है एक SSB का। तो लगभग 5 बैच लगातार चलते हैं, उस बीच में कोई भी छुट्टी नहीं होती, कोई संडे नहीं होता, कोई 15 अगस्त या गेजेटेड हॉलीडेज की छुट्टी हम्म। नहीं मिलती है सर। हम्म। तो लगातार हम 25 दिन काम करते हैं, उसके बाद हमको कॉम्पनसेटरी थोड़ा ब्रेक मिलता है सर, जो हमने छुट्टियों के दिन हम्म। काम किया है। So, 21 days in a row, you have to start working. And GTO is a course जिसमें ग्राउंड पे काम करना पड़ता है सर। You cannot be sitting in an हम्म। AC environment and working. हाँ, आपको धूप हो, बारिश हो, और हाँ जी भोपाल सर। बारिश होती हाँ रहती है जी, हाँ बहुत। जी सर। सो धूप, गर्मी, सर्दी, हम्म। सबका सामना करना पड़ता है। और सर मुझे लगा था कि डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी पेपर हम पास करके आए हैं, तो डिफिकल्ट पार्ट खत्म हो गया। पर अभी तो सर शुरुआत थी, दैट वाज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके। So then for next 1 month I was placed under one instructor GTO, जो हमें ग्राउंड पे हम उनके साथ बैठ के सीखते हैं असेसमेंट कैसे करना है। और वो हमारा
सारा काम चेक करते हैं सर। अच्छा। तो काफी सारा, उसको हम बैच वर्क बोलते हैं, काफी सारा काम करना पड़ता है, इतना लिखना पड़ता है सर इस कोर्स में कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स हाथ दर्द करने लग जाते हैं। पीपल, आई डेवलप टेनिस एल्बो बाय द एंड ऑफ दिस अच्छा, कोर्स, सो ओके। मच ऑफ राइटिंग इतना ऑफ। लिखना पड़ता है क्योंकि हर स्टूडेंट यस, की आपके असेसमेंट लिखने, और यस, जो आपके जीटीओ हैं सीनियर, उनको यस, सबमिट करनी पड़ती है। यस, यस, एब्सोल्युटली सर। ओके। और सर जीजो का इसलिए भी मुश्किल होता है काम, क्योंकि आपको बाहर धूप में, गर्मी में, ठंड में बैठ के काम करना पड़ता है, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। हम्म। और साथ में हमारा काम इसलिए और थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि एक साथ आपको 10 कैंडिडेट ऑब्जर्व करने पड़ते हैं सर। यू हम्म। कैन मिस आउट ऑन एनी, एटलीस्ट 10 हाँ, कैंडिडेट। साइक का एक डोजियर चेक हो रहा है, इंटरव्यू वाला एक एक का ही इंटरव्यू लेता है। आपके केस में देर आर 10, यू हैव टू लुक एट 10। तो हमें पूरे 10 कैंडिडेट्स को देखना पड़ता है, उनके मैनिफेस्टेशंस नोट करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाना पड़ता है। तो ये करने के लिए थोड़ा खुद को ही पहले टाइम लगता है टू एडजस्ट। लोग एक कैंडिडेट को हम देखते हैं, तब तक दूसरे का ऑब्जर्वेशन छूट जाता था सर। सो लाइक दिस स्लोली हम्म। ग्रेजुअली वी लर्न। सेकंड फेज में एक दूसरा इंस्ट्रक्टर होता है हमारे ऊपर, एंड इस तरह कर करके हम 10 बैचेस करते हैं, विच इज 50 days विद सम गैप इन बिटवीन, मे बी 5 days। और उन 5 days में भी बहुत काम होता है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव सर्टेन प्रेजेंटेशंस टू डू। तो एक और डिफरेंसेस है बिटवीन जीटीओ एंड अदर टेक्निक्स इज, जीटीओ अपने पूरे टूल खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, द जीपीई, द अच्छा। ग्राउंड्स, पूरा जीटीओ ग्राउंड जीटीओ खुद बनाते हैं सर। तो वी आर गिवन दिस एज अ टास्क कि आप एक जीपी बनाइए, ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक हम रोज लेके आते हैं, लेक्चर कार्ड्स हम खुद बनाते हैं। तो एज अ ट्रेनी ये सब काम सीखना पड़ता है सर। हम्म। उसके बाद ग्राउंड पे एक टास्क हमें खुद बनाना पड़ता है। अच्छा। ऑल जीटीओज मेक वन कमांड टास्क। तो हमें टास्क भी बनाना पड़ता है, जो कि लोहा सीमेंट यूज करके बनते हैं, लकड़ी। सो वी आर सपोज टू मेक दैट टास्क ऑल्सो ऑन ग्राउंड। तो ये सारा करने के बाद ही एक जीटीओ पास हो पाता है। सो सर पूरे जो 9 टास्क होते हैं जीटीओ सीरीज के, हमको सब बनाने आने चाहिए। तो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने टूल्स, जबकि साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइकोलॉजी के टूल्स बने हुए आते हैं, उनको मैंने भी आते हैं चेंज नहीं टीआई करते टीआर से, हाँ। टीआईबीआर से। सो हाँ। एंड इंटरव्यू का भी एक सर्टेन इंटरव्यू पैटर्न में तो एक लीवे सिलेबस बहुत होता है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास काफी लीवे है, मतलब, है ना, जो जीटीओ के बट पास। एज अ जीटीओ से यू आर अ वन मैन आर्मी। आपको हाँ। सारे टास्क बनाने भी आने चाहिए, उस पे कैंडिडेट्स को ऑब्जर्व भी करना है, असेस भी करना है। और हमारा काम भी बिल्कुल लास्ट 2 days में होता है सर, एसएसबी में। हम्म। तो वो डे 4 तक हमारा असेसमेंट चल रहा होता है, और उसके हम्म। बाद हम अपनी फाइनल रिपोर्ट्स हम्म। बनाते हैं, जबकि हमको 5th डे जाना होता है हम्म। कॉन्फ्रेंस में। तो एज अ ट्रेनी सर कॉन्फ्रेंस में काफी मुश्किल आती है, बिकॉज आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं, कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते हैं अपना, उसके बारे में बोलते हैं। तो आपको सबके सवालों का जवाब देना पड़ता है कि एनी काइंड ऑफ क्वेरी, क्वेश्चन। सो ऑल दिस इज बिकॉज सर हम चाहते हैं कि असेसर इतना पक्का, इतना पुख्ता बने कि कल को जब वो इफेक्टिव होगा और अकेले असेस करेगा कैंडिडेट्स को, तो कहीं भी डगमगाना नहीं चाहिए सर। उसका ऑब्जर्वेशन, उसका असेसमेंट कहीं भी हिलना नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को इतना टफ बनाया गया है। उसको हम लोग मजाक में मेंटल कमांडोज भी बोलते हैं सर। तो सो ये मेंटल कमांडो 1 महीना आपने किया दिल्ली में, और 2 महीने भोपाल में। एंड यस, यहाँ तो फिजिकल भी है, आप सारा यस, काम भी कर रहे हो, धूप यस और सर। गर्मी सर्दी में वो भी कर रहे हो, असेसमेंट भी बना रहे हो। एंड 2 मंथ्स कितने घंटे सोने के लिए मिलते थे, या टाइम मिलता था, फ्री टाइम? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो सेकंड हमारा बैच का, जो जो सेकंड सेट ऑफ 5 बैचेस करते हैं हम, हाँ। सेकंड मंथ हमारी ट्रेनिंग का, उसमें सर काम इतना बढ़ता जाता है कि हम 3rd डे ऑफ एसएसबी जब हमारा जीटीओ डे 1 होता है, 4th डे ऑफ एसएसबी जब हमारा जीटीओ डे 2 होता है, ये दोनों रातें नहीं सो पाते सर। बाय गॉड। तो इतना काम होता है, इतना रिटन वर्क होता है, इतने ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कैसे हम असेसमेंट करते हैं, बहुत हम्म। साइंस है सर इसके पीछे, लॉट ऑफ साइकोलॉजी इज इन्वॉल्व। तो उसमें हम्म। हम डे 3 डे 4 की रात हम सोते नहीं है। और 48 आवर्स जागने के बाद डे 5 में जब हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहां हम अपना कैंडिडेट प्रेजेंट भी करते हैं, व्हेन वी हैव टू फाइट आल्सो एंड आर्ग्यू आल्सो कि व्हाई वी गिव यू टू बी सो कैंडिडेट। अलर्ट कि वहाँ 2 रात आप सो नहीं सकते हो, और थ्रू आउट यू बी अलर्ट, 10 लोगों को आप, 5 बैचेस को आप जो है लगातार एसेस कर रहे हो, और फिर प्रेजेंट भी कर रहे हो कॉन्फ्रेंस के अंदर इन फ्रंट ऑफ द बोर्ड प्रेसिडेंट एंड अदर पीपल की। हाउ डू यू फील अबाउट सर्टेन कैंडिडेट्स? दैट्स करेक्ट सर। एंड आई नाउ अंडरस्टैंड, उस समय बहुत मुश्किल लगता था कि कितना स्ट्रेस है, लेकिन आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट सर। जब हम असेसर बन जाते हैं सर, तो हमारे हाथ में है किसी का सिलेक्शन, रिकमेंडेशन या नॉट रिकमेंडेशन। तो सर हमारा ये एम होता है कि कोई अच्छा कैंडिडेट छूटे नहीं, और कोई जो लायक नहीं है अभी अफसर बनने के, वो आए नहीं।
हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति भी लॉयल होना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट लॉट पहुंचे एज ऑफिसर्स। सो कभी किसी स्ट्रेस प्रेशर के अंडर हमारा जजमेंट नहीं हिलना चाहिए सर, इसलिए दिस कोर्स इज अंडर सो मच ऑफ प्रेशर एंड दैट इज व्हाई एकदम जिसको कहते हैं ना सर, बैप्टाइज होने के बाद एक असेसर बनता है सर, सोना जब और ये सबके बताओ मुझे, निकलता है। कितनी कितनी लेडी ऑफिसर्स अभी तक वुड हैव डन दिस जीटीओ को, मतलब आपके टाइम तक? GTO तो सर आई वाज ओनली द सेकंड लेडी ऑफिसर टू बिकम अ GTO। बाय। मुझसे और पहले, इंडियन आर्मी में 92 से हैं लेडी ऑफिसर्स? यस सर, मुझसे पहले सिर्फ एक लेडी ऑफिसर थी जिनको ये मौका मिला और उन्होंने किया ये कोर्स मुझसे पहले, और मुझसे कुछ दिन पहले ही वो क्लियर हुए थे कोर्स में। उसके बाद आई एम द सेकंड लेडी ऑफिसर इन द एंटायर इंडियन आर्मी हु बिकेम अ GTO सर। ग्रेट। सो ग्रेट। दिस इज हाउ इट इज। एंड वैसे भी सर अगर हम परसेंटेज देखें असेसर का, तो इतने थाउजेंड्स ऑफ ऑफिसर्स में शायद एक 1% लॉट होता है पूरी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स में जो कि असेसर बनते हैं एज GTO, एज साइकोलॉजिस्ट और एज एन इंटरव्यू सर। सो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब सर, बहुत ही मेहनत से सीखा जाता है ये काम और बहुत ही स्पेशलाइज्ड काम है। एक अटेम्प्ट मैंने जो SSB में दिया था उसके बेसिस पे मैं ये नहीं डिसाइड कर सकती कि सामने जो कैंडिडेट आए हैं मुझसे पढ़ने के लिए उनको मैं कैसे गाइडेंस दूं। एंड इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगी सर, मैं अगर GTO हूँ तो मुझे अपनी ही स्पेशलिटी या टेक्निक पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छा बता पाएंगे कि साइकोलॉजी का टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, लाइकवाइज एक इंटरव्यू ऑफिसर विल be a better judge to tell you or guide you about the interview technique. So better to stick to your own technique. Of course, we know तो the ये बात system. आपकी सही है। मैक्सिमम जो लोग कर रहे हैं या तो जीटीओ चला रहे हैं या प्रेसिडेंट चला रहे हैं, उनके पास पूरी टीम है नहीं। बट हमारा वी आर लक्की कि हमारी तो Yeah, बहुत ही जबरदस्त टीम है, yeah, ऑल एनकम्पासिंग। और जो टेक्निकल बच्चों के सवाल होते हैं, हम कहते हैं यार तुम कोर्स में ना यू आस्क द पर्टिकुलर असेसर, बिकॉज right, हम उसमें सिंपल लेमैन वाला जवाब देने से बात बनेगी नहीं। कई बार बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, right, है ना? right, sir. सो ऑनेस्टली सर, जब मैं असेसर बन गई, क्लियर जब ये कोर्स क्लियर हुआ, अगेन सर लाइक आई सेड केवल 10% पास रेट। मेरे साथ में मेरे ही बैच के कोच ऑफिसर्स थे जिन्होंने थियरी लाइक मेरे साथ किया था, और वो इलाहाबाद या भोपाल या बैंगलोर कहीं अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। इसमें से कई ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू नहीं करते, ये कोर्सेज छोड़ के चले जाते हैं सर। सो बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ ये जो प्रेशर, प्रैक्टिकल लेग का प्रेशर। बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो बहुत कम लोग होते हैं सर जो ये प्रेशर झेल जाते हैं फर्स्टली, और अपने अंदर एक काबिलियत भी डेवलप कर पाते हैं कि कैंडिडेट्स को सही असेस करें और उनके ऊपर सही जजमेंट दें वेदर रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस। सो आई थिंक इंडियन आर्मी ने ये बहुत ही ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाली थी, और इसको निभाने में बहुत मजा आया सर। तो मेरी जो टेन्योर थी उसके बाद अराउंड 40 months आई सर्व इन 19 SSB इलाहाबाद। तो उसके आई बाद थिंक कितने दिन टुडे, के बाद रिजल्ट आया प्रैक्टिकल लेग का, जब आप एक दूसरे जीटीओ के साथ जो 10 कोर्सेज आपने किए एज ए ट्रेनी जीटीओ, तो कितने दिन के बाद यस बताते हैं सर। कि आपको हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया? सर प्रैक्टिकल लाइक के एंड में ही जो इंस्ट्रक्टर GTO होता है सर, वो बता पाता है आपको कि आपने डिड यू मेक इट और नॉट। और सर ये एंटायर इंडियन आर्मी या ट्राई सर्विसेज में इकलौता कोर्स है जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के बोलने पे आपका कोर्स ड्यूरेशन बढ़ाया जा सकता है सर। अच्छा। अगर आपके इंस्ट्रक्टर को लगता है कि 10 वीक्स में या 10 बैचेस में इन्होंने ठीक से नहीं सीखी है टेक्निक, तो वो आपका 2 बैच से कोर्स ऐसा बढ़ा सकते हैं सर। सो इंस्टेड अच्छा। ऑफ 10 बैचेस यू कैन इवन डू 12। और ये भी हो सकता है सर सारे बैचेस में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कह दिया जाए कि नहीं, आप बस ऐसे जी बनने में आप लायक। अनफिट हो, जीटीओ बनने लायक, आप जाओ वापस यूनिट में। यस दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। तो ऐसा होता है लोगों के साथ। एंड बेयरली 10% पास रेट इसलिए बोलते हैं इस हम्म। कोर्स का क्योंकि ये वेरियस स्टेजेस से गुजरने के बाद बहुत कम ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो असेसर बन पाते हैं, और असेसर बनने के बाद सिस्टम में जा पाते हैं और एक इफेक्टिव कितने टेनियोर दिन के कर बाद पाते आपकी पोस्टिंग आई फिर इलाहाबाद? हैं। तो एज सर मेरा ये कोर्स खत्म हुआ था मार्च में, एंड बाय जून आई वाज इन इलाहाबाद सर एज एन इफेक्टिव असेसर। एज जीटीओ? यस सर। एंड सर व्हेन वी गो टू द SSB आल्सो, इनिशियल 2 बैचेस हम फिर भी अच्छा, सुपरवाइज ओके। करते हैं। पहले 2 बैच आप किसी, यू आर जी, सुपरवाइज देन यू बिकम। यस यस एब्सोल्युटली। फ्रेश फ्रॉम द कोर्स भी आपको थोड़ा सुपरविजन दिया जाता है शुरू में कि अब आप इफेक्टिव असेसर बन गए हैं, आप क्या जजमेंट आपका है करेक्ट टेक्निक्स में सर। तो और सर वो भी प्रोबेशन होता है, मतलब वहां से भी वापस आपको भेजा जा वापस सकता भेजा है जा सकता बाय है। गॉड। मतलब इतनी देर तलवार लटकती रहती है, और 10 साल सर्विस है आपकी, बेइज्जती भी है बिल्कुल इसमें। बिल्कुल कोई कह बिल्कुल दे अलग। आपको कि यार थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट रिक्वायर्ड।
यस, सो ऑल दिस इज पॉसिबल। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ सर कि हर किसी के बस में नहीं होता कि वो असेसर बन जाए, और आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन कि मुझे ये मौका मिला असेसर बनने का, और मैं इस चैलेंज को पार कर पाई, और उस चैलेंज को पार किया, इसीलिए एक बहुत अच्छी टेन्योर की मैंने एज असेसर। इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब सर, जहाँ जहाँ की हर फिफ्थ डे कॉन्फ्रेंस में अपने असेसमेंट का रिजल्ट दिखता है अपने सामने। आपने जो असेस किया वो साइकोलॉजिस्ट और इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ मेल खाता है कि नहीं, ये पता लगता है। तो बहुत ही एंटरटेनिंग, बहुत ही एंजॉयबल और बहुत ही सेटिस्फाइंग टेन्योर You're रहा मेरे fully पूरे। involved. In no फुली other job इन्वॉल्व। are you those that much involved. अब सीओ, कंपनी कमांडर, स्लैक पीरियड भी होता है, एक्सरसाइज चले गए, फील्ड फायरिंग चले, यहाँ तो एवरी फिफ्थ डे। यस, एवरी फिफ्थ दिन सर, और हम लोग एक्स्ट्रा बैचेस भी करते हैं। किसी और बोर्ड में अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो हम डबल बैचेस भी लेते हैं सर। और ऑनेस्टली सर काम इतना सेटिस्फाइंग होता है कि करता नहीं है। हर छुट्टी के दिन, संडे के दिन और जीटीओ होने के कारण सर, कुछ भी हो, कोई भी दिन हो हफ्ते का, आप सुबह 6 बजे जीटीओ ग्राउंड में अपना टास्क स्टार्ट कर रहे होते हैं सर, कोई भी मौसम हो। ये बताओ मुझे करने का, मैं टेक्निकल क्वेश्चन बाद में पूछूं, आपने फैमिली वगैरह कैसे मैनेज की इस टाइम पे, ऑल दिस इतना Um, प्रेशर? Hanji sir. So I have two sons and they were with me during this tenure as a GTO. And in fact, I had a very small child, my younger one. But sir, my tenure, I used to prepare early and with a little help at home. I had domestic help who used to help me out. So with a little help at home and later when they were in the school going age, तो preschool में उनको मैं डालती थी। तो उस तरह मैंने अपना फैमिली मैनेज किया सर, बिकॉज सैटरडे संडे जब बच्चों की छुट्टी होती थी तो उस दिन भी मेरा ऑफिस होता था। तो जीटीओ ग्राउंड में पहुंचे हाँ जी 6 बजे, सर। जब बच्चा सो के उठेगा, यस यू आर यस ऑलरेडी इन द यस, एंड जीटीओ। सर जीटीओ ग्राउंड में हम अपना ब्रेकफास्ट भी लेके जाते हैं सर। सो जीटीओ ब्रेकफास्ट इज अ लिटिल अ वेरी enjoyable time of ours and well celebrated on the GTO ground. So morning में you have to finish all your household chores also and then go, and I was single there. My husband couldn't join me in that tenure, so I had sole responsibility of both my sons as Hats well. off to you, Kanika, because you are an officer, but you're also a mother and you are an assessor. लोगों के भविष्य आप डिसाइड कर रहे हो, और नोइंग यू आर वेरी कॉन्शियस, तो आपने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया होगा। अभी मैं ना एक Yes, सवाल that's it. पूछता हूँ जो बच्चे मेरे से बहुत एम में सेशन में पूछते हैं। बेसिकली बताना, एनडीए, सीडीएस, पीसीएसएल, एसीसी, अलग अलग एंट्री के टेल तक के आप लोगों के पास बच्चे आते हैं। Yeah, right. बहुत लोग पूछते हैं क्या एसएसबी अलग अलग है, हाउ डू यू एसेस, सेम देखते हो या कैसे, थोड़ा इफ यू कैन टेल मी क्या फर्क है Yes, इनमें? I can throw some light on it, sir. Sir, SSB is exactly the same for everyone. और अगर मैं अपने जीटीओ टेक्निक की बात करूं सर, तो वही टास्क हम सबके साथ करते हैं। या साइकोलॉजी में भी सेम टास्क होते हैं, इंटरव्यू में सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। ओनली होता क्या है सर, डिफरेंस इतना होता है कि एक जो एनडीए के लिए आ रहा है कैंडिडेट, उसके पास सिर्फ लास्ट 16-17 ईयर्स का लाइफ एक्सपीरियंस है। तो हम उसको उस लाइफ एक्सपीरियंस के अगेंस्ट वे करते हैं। और हमें ये पता है कि वो थोड़ा यंग है एज में, तो उसको हम ज्यादा मोल्ड कर सकते हैं, ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं। और जब हमारे पास कोई कैंडिडेट आता है जो थोड़ा एज में ज्यादा है, जैसे सर ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्रीज होती हैं, उसमें हम एक्सपेक्ट लिटिल थोड़ा ज्यादा करते हैं कि उनको लाइफ एक्सपीरियंसेस थोड़े ज्यादा है, तो उन्हें इतनी चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर चीज सर सर्विस एंट्री के साथ भी होता है, हम उनके बैकग्राउंड के अगेंस्ट उनको करते हैं। सर्विस एंट्री में बिकॉज दे कम फ्रॉम वेरी वेरी रूरल एंड अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड मोस्टली सर, तो थोड़ा सा उनका बेंचमार्क नीचे रहता है कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स सर, अदर एंट्रीज, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज टेस्ट उनको सेम बेंचमार्क पे किया जाता है। वही 15 OLQs हम सारे कैंडिडेट्स में देखते हैं, चाहे वो एनडीए एंट्री के लिए आए या टीए एंट्री के लिए आए। तो मोटा मोटा जो साइकोलॉजिकल बेस है वो सेम रहता है। So little tweaking here and there, considering the amount of experience they have behind them, that's all. और ये भी मैं कहना चाहूंगी सर साथ में यहाँ पे, लेकिन ये सब होने के बाद भी इन एसएसबी वी डोंट लुक फॉर एनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कि कैंडिडेट को कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी एज पर जो लाइफ एक्सपीरियंसेस एक एवरेज इंडिविजुअल को होते हैं, वही उनके पास हो, और उसी के बेसिस पे हम उन्हें जज करते हैं। अब जो है मैं आना चाहता हूँ, हम ऑनलाइन यूसी कर रहे हैं, आई थिंक इससे अच्छा सक्सेसफुल मॉडल है नहीं। ऑनलाइन का रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। हमने तो पहले बैच में, कन्यादान बैच में लड़कियों को एनडीए भेजा, फ्री में कोर्स किया उनके लिए। अभी भी लड़कियां बहुत आती हैं हमारे कोर्स में। अभी लड़की और बॉयज का छोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ, आपने इतना परफेक्ट किया है, जीटीओ सीडी जो आप चलाते हैं, हर बच्चा, जब भी मैं सिलेक्शन वाले बच्चे से बात करता हूँ, वो ये जरूर कहता है कनिनिका मैम ने
जीटीओ सीरीज इतने अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई कि हमें ऑफलाइन की जरूरत नहीं पड़ी। एंड इतना पॉकेट फ्रेंडली भी है। सो आप क्या एडवाइस करोगे? अभी एनडीए का एग्जाम खत्म हुआ है, आईएमए का एग्जाम, अब बच्चे वेट कर रहे हैं, फिर ये ऑफलाइन भागते हैं, बहुत पैसे वेस्ट करते हैं। कहीं का आजकल 6-6 महीने की एसएसबी कोर्स स्टार्ट हो गया 60,000 रुपए में, कोई 50 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है। तो मैं ये कहता हूँ गांव देहात के बच्चे क्यों ये सब पैसा वेस्ट कर रहे हैं? सो आप क्या एडवाइस करोगे ऐसे बच्चों को? वाई शुड दे बी डूइंग कोर्स लाइक आवर्स एंड हमारे साथ एसोसिएट होने का क्या फायदा है इनको? Right, sir. Sir, I'm very happy you asked me this question. So, honestly, sir, हम अगर अपनी एसएसबी के दिनों में वापस जाएं तो हमारे पास कोई गाइडेंस ऐसा हमसे या जो भी जानकारी थोड़ी बहुत हासिल कर पाए थे सर, या तो उनसे जो पहले जा चुके हैं एसएसबी में, या कोई ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर हमारे कांटेक्ट में थे तो हम उनसे थोड़ा बहुत पूछ के चले जाते थे सर कि एसएसबी में होता क्या है। और उतनी ही जानकारी काफी होती थी सर वहाँ सिलेक्शन के लिए। लेकिन आज का जो टाइम है सर, आजकल ओवरलोड है इंफॉर्मेशन का कैंडिडेट्स के ऊपर। और यही कारण है मैंने एसएसबी का टेन्योर करने के बाद एनसीसी का टेन्योर किया। आई वाज द एडम ऑफिसर इन एनसीसी, सो ऑब्वियसली एनसीसी इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस और ट्राई सर्विसेज के लिए। तो बहुत कैंडिडेट्स मेरे पास आते थे पूछने के लिए कि मैम पढ़ा दीजिए, और वहां मैं उनको अपने शौक से, सिंस कोचिंग इज माई की गाय सर, या कोचिंग इज व्हाट आई एम पैशनेट अबाउट, आई यूज्ड टू कोच देम आल्सो। काफी कैंडिडेट्स को पढ़ाती थी और काफी एसीसी एंट्री वाले कैंडिडेट्स को भी मैंने अपनी सर्विस में पढ़ाया। तो सर अभी क्या होता था, इतना इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, इंटरनेट पे बहुत तरह की चीजें अवेलेबल है। तो आज की डेट में सर गाइडेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए उसमें से सही इंफॉर्मेशन क्या है। हम्म। So there are n number of channels, n number of बहुत आई नो, resources बच्चे available. कंफ्यूज रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल एब्सोल्युटली। रहा है। और सर ये मैं अक्सर देखती हूँ कैंडिडेट्स मुझसे आके पूछते हैं मैम कौन सी किताब हम फॉलो करें, या हमने यूट्यूब पे ये देखा, या हमने इंटरनेट से ये जानकारी हासिल करी। तो सर मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सर ये यूट्यूब पे ओपन रिसोर्सेज जो भी आप एक्सेस कर रहे हैं या कोई बुक्स आप एक्सेस कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि सही पैटर्न पे लिखी गई हो। तो कभी कभी कैंडिडेट्स मेरे पास किताबें और रिसोर्सेज लेके आते थे, तो मैं देखती थी उसमें जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है बिल्कुल ही गलत बनी हुई है। मतलब ऐसी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज बनती ही नहीं है एक्चुअली जी एसएसबी में। तो वो अगर वो पढ़ के जाएंगे तो उनका जो ओरिजिनलिटी है वो भी खराब होगी सर, और उन्होंने सही नॉलेज भी गेन नहीं करी। ऐसे ही होता है सर साइकोलॉजिकल टेस्ट में, बहुत कॉमनली देखा जाएगा। वो पिक्चर्स दी रहती हैं कुछ, उसके ऊपर स्टोरीज लिखी होती हैं। कैंडिडेट सोचते हैं जो ये स्टोरीज बुक में लिखी है बस यही गॉस्पेल ट्रूथ है, और उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं सर। अब एक्चुअल एसएसबी में पिक्चर कुछ और है, स्टोरी कुछ और लिखी जानी चाहिए, ओरिजिनल स्टोरी आनी चाहिए, तो वो उनके दिमाग में वही स्टोरी बैठी हुई है जो उन्होंने पढ़ी थी, और वो वही स्टोरी लिख के आ जाते हैं सर। तो जब हम लोग असेसमेंट करते हैं तो एज असेसर हमारे लिए सबसे दुख अ, दुख वाली बात तब होती है जब हमें लगता है कि ये कैंडिडेट ओरिजिनली अच्छा था ये, लेकिन किसी गलत गाइडेंस की वजह से ये आज यहाँ रिकमेंड नहीं हो पा ओवर रहा है। कोचिंग, एक्स्ट्रा ओवर कोचिंग और रट्टे लगा लगा के वो अपने आप को अनरिकमेंड कर रहा है जो हो जाना चाहिए था। यस। सो एज एन असेसर हमें बहुत बुरा लगता है कि कभी जब ओरिजिनली कोई अच्छा कैंडिडेट बिगड़ जाता है बिकॉज वो सही गाइडेंस नहीं लेके आया। तो मैं हमेशा ये कंपेयर करती हूँ कि पहले तो उनका ओरिजिनलिटी थी, ब्रॉड होराइजन था, बट आफ्टर टेकिंग रॉन्ग गाइडेंस और आफ्टर टेकिंग द गाइडेंस इन अ रॉन्ग मैनर दे बिकम हॉर्स विद ब्लिंकर्स। तो ये सो देखने वाले ऐसे देखना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये अब तो 2-2 साल के लिए जा रहे हैं एनडीए की कोचिंग के लिए, 2 साल डबल स्कूल, राइट पता सर। नहीं क्या हो गया। सो ऑनेस्टली सर मेरी एडवाइस कैंडिडेट्स को ये रहेगी कि ऑलवेज प्लीज चूज योर सोर्स करेक्टली। प्लीज उनके पास जाएं जो एक्चुअली असेसर्स रहे हैं एकेडमीज, एसएसबीज में, एकेडमीज में भी आप जाना चाहें आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा ये देख के जाएं कि आप किससे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वहाँ के असेसर्स, वहाँ के जो कोचेस हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं वो असेसर्स रहे हैं। और लाइकवाइज सर आंख बंद करके जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको ना फॉलो करें, हमेशा गाइडेंस लें तो उनसे लें जो एसएसबी में रहे हैं, जिन्होंने टेन्योर किए हुए हैं एसएसबी में, वो आपको हमेशा सही गाइड कर पाएंगे। क्योंकि गलत गाइडेंस की वजह से होता है कई बार कैंडिडेट नहीं रिकमेंड होता। और कई बार ये भी होता है सर जब कैंडिडेट पहली बार में रिकमेंड नहीं होता तो अगली बार शायद वो एसएसबी में आए ही नहीं। सो हम्म। दोनों तरफ नुकसान है सर। कैंडिडेट का ड्रीम जॉब उसके हाथ से जाता है, और इंडियन आर्मी के लिए भी मे बी अ गुड ऑफिसर वाज लेफ्ट आउट बिकॉज रॉन्ग बिल्कुल, हाँ। कोचिंग वाज टेकन हाँ। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एंड रही ऑनलाइन की बात सर, तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है सर, आजकल
हर चीज सिमुलेशन के माध्यम से सिखाई जा रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं सिखाया जा सकता। इनफैक्ट ऑफलाइन जाके गलत एडवाइस ले लेने से अच्छा है ऑनलाइन रह के आप एटलीस्ट सही असेसर से सही एडवाइस। सो करेक्ट। दैट इज व्हाट माय ऑनेस्ट एडवाइस इज टू एवरीवन कि आप ग्राउंड पे तो आप चले जाएंगे जीजो ग्राउंड पर भी, लेकिन जरूरी नहीं है वहाँ आपको सही गाइडेंस मिल रही है। तो गाइडेंस के पीछे जाइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में उतना फर्क नहीं है। और अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप हो गई है। ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट ऑलमोस्ट 2 years sir, we have also developed ourselves. I am now more comfortable coaching candidates online, and I'm encouraged by the results that we have, about 60 plus या recommendations 60+ so selections. far. Yes, sir, and that's a very good number. And So very good in NDA, especially NDA we are sending lot of candidates. yes, 10-15 भी गए हैं हमारे एक एक के हाँ अंदर। जी, हाँ जी। तो 15 कैंडिडेट्स एंड इनफैक्ट सर जो 19 गर्ल्स एनडीए में गई हैं एज द फर्स्ट बैच, उसमें भी हमारी कोच की हुई कैंडिडेट है। तो बहुत बिल्कुल। गर्व की बात है सर कि उस 19 लड़कियों में भी एक लड़की हमारी कोच की हुई है जो सिलेक्ट हुई। तो आई थिंक आई एम एनकरेज बाय द रिजल्ट्स। मैं ये डेटा देख के बोलती हूँ कि हमारी कोचिंग डेफिनेटली इफेक्टिव होगी। तो बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती होगी। कई बार सर हमारे कोर्स में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग ली हुई होगी। हम्म। तो सर फिर ऑफलाइन कोचिंग ही अगर जवाब है तो ऑफलाइन कोचिंग के बाद ऑनलाइन में क्यों आएगा कोई कैंडिडेट सर, इफ इट इज एज सिंपल एज दैट। सो फिर भी आते हैं लोग। और एक और सेगमेंट में देख रहा हूँ जिसमें या तो हमारी सिंसेरिटी या वी ऑल से आर सेकंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। सर्विंग पीपल, उनको छुट्टी नहीं मिलती है टाइम पे, फैमिलीज हैं इतने, वो बहुत ज्वाइन करना चाहते हैं यस, BOAC कोर्स। एंड वी हैव नाउ रिसेंटली गॉट PCSL, ACC, सत्यम ने किया है, अभी नेगी का यस, सिलेक्शन हुआ है। यस, तो वो भी बहुत फायदा उठा रहे हैं कि अपने टाइम से। और फाइनली कहने का ये आप मानते होगे कि हम तो गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इंप्रूवमैंट खुद करनी है आपने। इम्प्रूवमेंट खुद करनी है सर। राइट गाइडेंस विल पुट यू ऑन द राइट पाथ। हम कैंडिडेट को सही राह पे डाल सकते हैं। उनके दिमाग में जो गलत फहमियां हैं एसएसबी के बारे में उसको क्लियर कर सकते हैं। उनको हम हम्म। क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं। वो मुझे हमेशा सर अपना पहला कैंडिडेट याद आता है जो क्लियर हुआ था एसएसबी में। उसने मुझसे 40 सवाल पूछे थे सर, एंड आई वाज हैप्पी टू आंसर दोस 40 क्वेश्चंस बिकॉज शायद वही कहीं उसके मन में कोई शंका रह गई या कोई डाउट था जिसकी वजह से वो प्रीवियस अटेम्प्ट्स में नहीं क्लियर हुआ था। And maybe he clarified that doubt with me and eventually he made it in the next attempt. आई So नो। एंड कई बार बच्चा कोर्स, क्योंकि मैं कहता हूँ जल्दी करो। अभी अवध का सिलेक्शन हुआ, उसने हाँ, BOSC 12 किया था, बट yes, 2-3 दिन पहले उसका मैसेज आया, सर मैं साइक में मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है। मैंने कहा लिली मैम से बात कर। तो शी yes, अगेन असेस्ड हिम एंड yes, अगेन टोल्ड हिम। और yes, ऐसे आपके कितने स्टूडेंट्स आपको फोन करते हैं 2 दिन that- पहले, 3 दिन पहले SSB के, एंड यू आर अगेन एबल टू मोटिवेट देम, इंस्पायर देम। और जो कोई डाउट है, तो ये भी हमारी एक स्ट्रेंथ है कि आपके SSB चाहे 6 महीने बाद आए, साल बाद आए, आप अगर फोन करोगे, कांटेक्ट करोगे, वी विल बी देयर फॉर यू। yes. Yes, so we believe in nurturing our candidates, sir. अगर उन्हें रिक्वायरमेंट है सर लास्ट मिनट में एसएसबी के पहले ही अगर डाउट हमने नहीं सॉल्व किया तो फिर देन देयर इज नो पर्पस मतलब हमारी गाइडेंस का। और जितना जल्दी बिल्कुल। कैंडिडेट्स गाइडेंस ले लें उतना अच्छा होता है सर, बिकॉज उनको अगले कुछ महीने मिल जाते हैं हमारी बताई हुई गाइडेंस पे इम्प्रूव करने की। तो द इम्प्रूव अर्लियर द करने की, बेटर। एग्जैक्टली पता लग जाता है आपको, आप कितने पानी में हो, आप में क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, और किस एरियाज में And आपने one काम more करना है। thing I'm glad तो here, sir, when you talked about the offline versus online coaching, sir, हाँ, मेरा ये मानना है कि जो आपकी फीस लगे वो आपकी सिर्फ ट्यूशन की फीस लगे। ऑफलाइन जैसे ही इंस्टीट्यूट्स होते हैं ऑब्वियसली उनका खर्चा बढ़ता है, तो बोर्डिंग लॉजिंग के एडिशनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिनको कि अवॉइड किया जा सकता है इन माय ओपिनियन। अवॉइड कर। सो पॉसिबली दैट इज वन थिंग विच इज एन और दिन अवॉइडेबल में और एक्सपेंस। कितने काम है करने का, ये थोड़ा है कि आप कहीं जाके 6 महीने या महीने के लिए बैठ जाओगे। भाई आपने स्कूल कॉलेज भी अटेंड करना है, घर के काम भी करने हैं। आप 1.5 आवर्स इज मोर देन इनफ पर डे। हाँ, कुछ एब्सोल्युटली सर। प्राइवेट सो स्टडी कर लो, बाकी आप अपने आप पे कर लो। राइट सर। सो हम जो टू टू आवर सेशंस करते हैं सर उसमें हम बेसिकली क्रक्स डिलीवर करते हैं जो कि 5 दिन के एसएसबी में उनके काम आएगा, राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग। मैं पर्सनली मानती हूँ सर स्क्रीनिंग या स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वही क्लियर नहीं हुआ तो आगे की तैयारी का कोई फायदा नहीं है सर। सो वी फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स एंड एवरी लिटिल PIQ पे एस्पेक्ट। कितना फोकस आप करते हो, यू मेक देम राइट, फिर आप यस, स्क्रीनिंग टेस्ट की उनकी पूरी प्रोसेस, एंड वी मेक देम
टेक पार्ट इन ग्रुप डिस्कशंस एंड लेक्चर इट, एंड आपकी जीपी की क्लास इतनी इंटरेस्टिंग होती है, वहां पे यू कैन एक्चुअली क्लिंच द इशू इफ यू डू वेल इन ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर इट एंड जीपी। आई थिंक बाय एंड लार्ज जीटीओ और बाकियों को, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी आप दिखा सकते हो कि भाई ये कैंडिडेट स्ट्रांग है। So the good part of this coaching is everything is done in real test conditions. मतलब मैं अगर जीपी की क्लास लेती हूँ तो वो मैं टाइम्ड कंडीशंस के अंदर उनको टेस्ट करवाती हूँ पहले। माय मॉडल इज सच वेयर आई मेक देम अंडरगो द टेस्ट फर्स्ट, जैसा एसएसबी में होगा, सो दैट दे आर फेमिलियर विद द प्रोसेस एंड प्रोसीजर व्हेन दे गो फॉर देयर एसएसबी, उनको कोई नया नहीं लगेगा। और उसका होने के जब उन्होंने टेस्ट कंडीशन में एक बार टेस्ट अपियर कर लिया, उसके बाद मैं उनको सजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स और टिप्स और करेक्शंस देती हूँ। तो उनके क्वेरीज भी उसके बाद सॉल्व हो जाते हैं, देयर एटलीस्ट उनको ये समझ में आ जाता है कि वहाँ पे कैसा हमारे लिए टेस्ट होने वाला है। बेसिकली उनकी एंजाइटी खत्म हो जाती है, न्यूनेस खत्म हो जाती है, दे आर ऑलरेडी फेमिलियर एंड दैट रियली हेल्प्स इन giving them the required confidence, sir. And GTO में सर, I personally feel मेरी सबसे पॉपुलर क्लास एक तो प्लानिंग एक्सरसाइज अनडाउटेडली है, सेकंडली आउटडोर एक्टिविटीज जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ग्राउंड पे हो सकती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मुझे उस क्लास के लिए मुझे सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन मिलता है कैंडिडेट्स का, दे आर मोस्ट ईगर फॉर दैट क्लास। So it's a very rewarding session that we take for outdoor activities as well. And candidates से ही मैं ideas निकलवाती हूँ। I tell them you have to exercise your mind. आपको ही ग्राउंड पे सोचना होगा, तो यहाँ से सोचना शुरू करो। और एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सॉल्यूशंस हम निकालते हैं सर एक ही स्ट्रक्चर में से। So I think that's a very rewarding session वेरी that I रिवॉर्डिंग, वेरी personally सक्सेसफुल। बहुत अच्छा लगता है इतने बच्चे, हमारे बीओएससी कोर्स के बच्चे भी ऑफिसर्स बन गए हैं, एंड इट्स सो नाइस। एंड मोस्टली ये बच्चे वो हैं जो गांव देहात के हैं, या दे डिडंट हैव दैट मेनी रिसोर्सेज टू गो एंड पे मनी समवेयर एल्स। तो अब कनिका, यू नो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। यू आर सच एन इंस्पायरिंग person yourself, आपकी अपनी जर्नी, and now in your second innings you are contributing, you are taking care of your boys, घर भी आप सारा कुछ देखभाल कर रहे हो, and at the same time इतना आप टाइम स्पेयर करते हो अपने स्टूडेंट्स के लिए। So from here, where does Kanika go? Where is your next objective? Yeah. Sir, my objective is firstly hitting a centenary at the BOAC, sir, getting 100 plus Yeah. selections. That will call for a mega celebration, Yeah, sir. that will be And mega celebration in Bombay. yes, definitely, sir. More than welcome. I'll be very happy to host everybody here in Mumbai. So, looking at that, and of course, sir, I'm developing my technique further. I'm going to take it further. I'm also learning from the environment, able to utilize the tools better. So, I'm going to develop my technique further so that there is more clarity in the minds of candidates. मैं उनको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज जनरेट करवा सकूं, जिससे कि जब वो एक्चुअली ग्राउंड पे जाएं तो उन्हें कमी ना महसूस हो कि उन्होंने ऑफलाइन जीटीओ ग्राउंड नहीं देखा था और वर्चुअल जीटीओ ग्राउंड में सीख के आए हैं। तो ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मैं अपनी टेक्निक को और इम्प्रूव करूं, जिससे कि मैं अपने कैंडिडेट्स को बेटर वैल्यू दे सकूं। एक और चीज मैं कनिका में ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत से बच्चे मुझे मिलते हैं जिन्होंने पहले बीओएससी कोर्स किया, वो नहीं हो पाया उनका, बट वो कहते हैं सर ये कोर्स हमारी जिंदगी का लाइफ चेंजिंग कोर्स था। मतलब इस कोर्स का कोई, कई बार मैं कहता हूँ यार तुम इसको एसएसबी की तरीके से मत देखो, यू डू दिस कोर्स एंड सी योर लाइफ चेंज एज अ पर्सन। आपकी थिंकिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन, जो हम अच्छी क्वालिटीज एक इंसान में देखना चाहते हैं वो यहाँ डेवलप हो जाती हैं आपकी। True, sir. I actually believe, and in fact जो जिस ऑनेस्टी के साथ सर हमारे सारे एसेसर सिखाते हैं सर, तो हम उन्हें लाइफ के चैलेंजेस के लिए भी तैयार करते हैं कहीं ना कहीं। सो हर्डल्स आएंगे लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे, एंड वन हैज टू ओवरकम, वेदर इन दी यूनिफॉर्म और विदाउट इट, वन हैज टू ओवरकम दोस चैलेंजेस। सो बेसिकली द एम इज टू ब्रिंग अबाउट दोस चेंजेस इन ऑल दीस कैंडिडेट्स की अपनी लाइफ सक्सेसफुली लीड कर सकें और कोई भी चैलेंज आए जिसका सामना कर सकें। तो कहने का बहुत अच्छा लगा, स्पेशली ये आपकी एसएसआर वाली जर्नी, और ये मैंने इतना डिटेल में आपसे पहले भी जब यूट्यूब वगैरह पे सेशन हुए, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि 1 महीना डीआईपीआर में अंडर सो मच ऑफ प्रेशर, एंड देन 2 months डबल द प्रेशर एज अ ट्रेनिंग जीटीओ, एंड देन अगेन जाने पोस्टिंग आने के बाद यू आर अंडर यू नो प्रोबेशन फॉर सम टाइम। हैट्स ऑफ टू यू, रियली वेरी वेरी कमेंड। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू वेरी मच कनिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर एंजॉइंग 21
BOAC कोर्स हमारे अभी 21st चल रहा है, and Yes. hope we hit the century as quickly as possible. And your Definitely. contribution is immense. Thank you, sir. Thank you very much. I'm humbled when you say that. And thank you for giving me this opportunity today, sir, to talk to you, talk to so many other candidates who will be listening to us. And I would always say that this is my best incentive that I can ever get. Like I always say, selection of a candidate in SSB who has been taught by me. I think सबसे बड़ा incentive मेरे लिए यही है, sir. And looking forward to more such incentives in future. Thank you, Kanika. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Good day. Bye bye. Good day.